नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, मोस्ट वेलकम। जैसा कि हमारी पिछली कक्षा के अंदर हम सभी जो है वो चर्चा कर रहे थे परमाणु के सिद्धांतों पर। अलग अलग वैज्ञानिक थे, उन्होंने परमाणुओं के बारे में अलग अलग बताया और उसी क्रम में जो अपना लास्ट परमाणु सिद्धांत था वो अपन ने पढ़ा कि रदरफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड जी जो थे उन्होंने स्वर्ण पत्र का प्रयोग करते हुए उन्होंने परमाणु के बारे में व्याख्या करने का प्रयास किया। तो आज हम उनके आगे जो नए वैज्ञानिक जिन्होंने परमाणु के बारे में बताया उन पर चर्चा करेंगे। और रदरफोर्ड के बाद में एक छोटा सा एक वैज्ञानिक जिक्र और है जिसमें मैक्सवेल का नाम आता है। परमाणु सिद्धांतों में एक छोटा सा जिक्र है जिनमें रदरफोर्ड के बाद में मैक्सवेल का नाम आता है। तो मैक्सवेल जी ने एक परमाणु पर परीक्षण करते हुए उन्होंने बताया था कि कोई भी परमाणु जो है उसके अंदर नाभिक के चारों ओर अगर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन निश्चित सी बात है विकिरणों का उत्सर्जन करेगा। क्या करेगा? विकिरणों का उत्सर्जन। और अगर विकिरणों का उत्सर्जन कर रहा है इसका मतलब उसकी ऊर्जा में क्या होगी? कमी। अगर आप लगातार किसी एक गोल घेरे में एक ही कक्षा में वर्ताकार पथ में अगर चक्कर लगा रहे हैं तो निश्चित सी बात है आपकी ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। होती है कि नहीं होती? उसी प्रकार उस परमाणु में नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है वर्ताकार पथ में, उस इलेक्ट्रॉन की विकिरण उत्सर्जन करने से ऊर्जा में क्या होगी? कमी होगी। जैसा कि मैं बात करूं यहां पर, मान लो ये अपना नाभिक है धनावेश, ठीक है, ये परमाणु का नाभिक है धनावेश और इस नाभिक में चारों ओर जो है वो इलेक्ट्रॉन एक वर्ताकार पथ में क्या कर रहा है? गति कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में लगातार गति कर रहा है। गति करते करते इसकी ऊर्जा में क्या आएगी? कमी आएगी, क्योंकि लगातार कब तक गति करेगा? जब तक ऊर्जा है। तो धीरे धीरे इसकी ऊर्जा में कमी आती है और ऊर्जा में कमी आने की वजह से ये धीरे धीरे आता और नाभिक के अंदर गिर जाता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। ये बात किसने बताई थी? मैक्सवेल ने, कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में गति करता है तो विकिरण उत्सर्जित करता है और उसकी ऊर्जा में कमी होती है। और अगर ऊर्जा में कमी हो रही है तो वो इलेक्ट्रॉन लास्ट में आकर के नाभिक में गिर जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन नाभिक में आकर के नहीं गिरता, प्रोटॉन से नहीं मिलता है, क्योंकि नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। भाई विपरीत जो आवेश हैं उनमें आकर्षण होता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है और नाभिक में प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो उनमें क्या होना चाहिए? आकर्षण। तो ऊर्जा कम होगी तो वो धीरे धीरे अपनी ओर आकर्षित करेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में ही क्या करता रहता है? चक्कर लगा रहता है। तो ये मैक्सवेल की भी कमी रह गई थी कि अगर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा में कमी होगी, लास्ट में आकर के नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन नाभिक में नहीं गिरता है। उसके बाद में आते हैं नील्स बोर, जिनका परमाणु सिद्धांत के अंदर बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है परमाणु के सिद्धांतों में। किनका? नील्स बोर जी का। इन्होंने 1913 के अंदर हाइड्रोजन परमाणु पर प्रयोग किया था। किस पर किया था? विशेष परमाणु अर्थात हाइड्रोजन पर इन्होंने प्रयोग किया था। हाइड्रोजन परमाणु 1913 के अंदर। और हाइड्रोजन परमाणु पर यह प्रयोग करते बताते हैं कि, और इन्होंने आधार क्या लिया था अपने प्रयोग करने का? इन्होंने किसका प्रयोग किया सिद्धांत देने के लिए? परमाणु पर सिद्धांत देने के लिए इसने किसका प्रयोग किया था? भौतिकी के क्वांटम सिद्धांतों का। क्या आधार था इनके प्रयोग का? भौतिकी के क्वांटम सिद्धांत। आपको पूछ ले कि नील्स बोर ने किन सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए अपनी परिकल्पना या अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था? वो आधार क्या था? भौतिकी का क्वांटम सिद्धांत। भौतिकी का क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया था नील्स बोर ने। उन्होंने बताया कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन होते हैं। मैं यहां पर इनके परमाणु मॉडल का आपके सामने चित्र बना रहा हूं। ये हो गया अपना नाभिक, और नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन अर्थात धनावेशित कण। प्रोटॉन हमेशा कैसे चार्जेज होते हैं? पॉजिटिव चार्जेज अर्थात प्लस आवेशित होते हैं। और कहा? नाभिक में। नाभिक का मतलब परमाणु के केंद्र में। ये बना दिया अपन ने परमाणु। क्या बना दिया? परमाणु। और परमाणु के बीचों बीच केंद्र के अंदर अपन ने क्या बना दिया? नाभिक बना दिया। और इस नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाले कण होते हैं।
इसने बाद में बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाले पथों में गति करते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन। जैसे आपके सामने बना दी मैंने ये पहली कक्षा और ये बना दी दूसरी कक्षा। चलो दूसरी कक्षा को एक बार हटा देते हैं। ये दूसरी कक्षा होगी अपनी बार वाली, ये तो होगी अपनी पहली कक्षा, ये होगी दूसरी कक्षा। और इन कक्षाओं में क्या करते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? गति। इन पथों के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? लगातार वर्ताकार पथ में नाभिक के चारों ओर, ये हो गया अपना नाभिक पॉजिटिव चार्ज वाला, इसके चारों ओर ये वर्ताकार पथ दिख रहा है आपको, इसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। और ऊपर वर्ताकार पथ दूसरा दिख रहा है जिसमें क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन गति। तो नील्स बोर ने इन वर्ताकार पथों को, जहां पर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, उन वृत्ताकार पथों को एक विशेष नाम दिया था। उनको इसने कह दिया था कक्षाएं। क्या कह दिया था? कक्षा या कोष, या फिर इनको क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर। क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर। क्या क्या नाम दिए थे इन्होंने? कक्षा, कोष और ऊर्जा स्तर। किसको नाम दिया था? जहां पर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, जिस पथ में इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। जैसे यहां पर इस पहले पथ में देखो आप, पहला पथ तो ये हो गया नाभिक के जस्ट वाला पहला पथ हो गया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। नाभिक के दूसरा पथ हो गया कौन सा? जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन भी आपके सामने गति कर रहे हैं। मैंने 4 इलेक्ट्रॉन बनाए, ठीक है, दूसरे पथ में। तो ये तो होगी पहली कक्षा, ये होगी दूसरी कक्षा। ये हो गया पहला कोष, ये हो गया दूसरा कोष। ये हो गया पहला ऊर्जा स्तर, ये हो गया दूसरा ऊर्जा स्तर। अर्थात इन कक्षाओं को जहां पर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, उन पथों को नील्स बोर ने नाम दिया था। किस नाम से डेडिकेट किया था? एक तो कक्षाएं, एक कोष और एक ऊर्जा स्तर इनको कह देते हैं। या कोष कह दो, चाहे कक्षा कह दो, चाहे ऊर्जा स्तर कह दो, एक ही बात है। फिर बात करते हैं अपन इलेक्ट्रॉन। इन कक्षाओं को n से प्रदर्शित किया जाता है। इन कक्षाओं का सिंबल क्या होता है? n। क्या होता है? n। इनको रिप्रेजेंट किया जाता है n से, दर्शाया जाता है, जिनका मान 1 2 3 4 5 6 7 8 पूर्णांकों के अंदर 1 2 3 4 5 आगे कितने भी जितनी कक्षाएं होगी उतने उनके अंक दे दिए जाएंगे। और उन कक्षाओं को प्रदर्शित KLMNOP, जितनी कक्षाएं आगे बढ़ती जाएगी वैसे KLMNOP, के से स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ 1 से स्टार्ट किया, इन कक्षाओं को या तो अंक दे देंगे पूर्णांकों में 1 2 3 4, या फिर उन कक्षाओं का नाम दे दिया KLM। और इनको कक्षाओं को डिनोट किससे किया जाता है? n से प्रदर्शित किया जाता है, दर्शाया जाता है। ये होगी अपनी पहली कक्षा। पहली कक्षा में दे दूं इसको 1 नंबर। ये होगी अपनी दूसरी कक्षा 2 नंबर। या फिर मैं इसको अगर KL, आगे वाली कक्षा को M, उससे आगे वाली कक्षा को N, जितनी कक्षाएं होगी, जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती जाएगी अपने भी ये 1 2 3 4 काउंट भी बढ़ता जाएगा और साथ में KLMN भी बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 कक्षाएं हैं, पहली कक्षा को K नाम दे दिया, दूसरी कक्षा को L नाम दे दिया। पहली कक्षा को K, दूसरी को L, तीसरी को M, चौथी को N। जैसे जैसे आगे कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनके नाम भी आगे क्या होते जाएंगे? क्रमिक रूप से, क्रमागत रूप से आगे लगातार बढ़ते जाएंगे। n का मान बढ़ने पर कक्षाएं नाभिक से दूर होती जाती है। जैसे मैं कहूं n बराबर 1, n बराबर 1, n का मतलब क्या है? देखो यहां पर मैंने बताया था इन कक्षाओं को n से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब ये कक्षाएं क्या है? n बराबर अगर मैं 1 लिखूं तो 1 का मतलब क्या हो गया? ये तो अपना नाभिक हो गया और इसके चारों ओर क्या है? एक कक्षा, ठीक है, ये होगी एक कक्षा। n बराबर मैं कहूं 2 तो ये होगी मेरे पास में दूसरी कक्षा। n बराबर मैं कह दूं 3 तो ये होगी अपनी तीसरी कक्षा। जैसे जैसे n का मान बढ़ता जा रहा है आप देख रहे हो वैसे वैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जा रही है। n के लिए नाभिक से दूरी ये थी, 1 के लिए नाभिक से दूरी ये थी, दूसरी कक्षा के लिए नाभिक से दूरी ये हो गई और तीसरी कक्षा के लिए नाभिक से दूरी ये हो गई। अर्थात n का मान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है इलेक्ट्रॉनों की। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गति कर रहा था पहली कक्षा में तो दूरी ये, यहाँ पे दूसरी कक्षा में n का मान 2 हो गया तो दूरी होगी ये, और n का मान 3 हो गया तो दूरी होगी अपने पास में ये। अर्थात ध्यान दें वापस, जैसे जैसे n का मान बढ़ता है अर्थात कोषों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे नाभिक से इलेक्ट्रॉन क्या होता जाता है? दूर होता जाता है और उनकी नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है, नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है तथा उनकी ऊर्जा भी बढ़ती है। अब देखो ये तो है पहली कक्षा जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, ये है दूसरी कक्षा जिसकी ऊर्जा इससे अधिक होगी, ये है तीसरी कक्षा जिससे इन दोनों से ऊर्जा अधिक होगी,
फिर है चौथी कक्षा, चौथी कक्षा की ऊर्जा इन सभी से अधिक होगी। मतलब जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे ऊर्जा भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी, पहले कोष की, अर्थात पहले कोष का मतलब के कक्षा। कौन सी कक्षा, के कक्षा। सबसे कम ऊर्जा वाली कक्षा कौन सी होगी, जो नाभिक के जस्ट पास में है। नाभिक से जैसे जैसे दूर होते जाएंगे तो ऊर्जा भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो सबसे कम ऊर्जा वाला कौन हो गया, के। इससे अधिक ऊर्जा वाला कौन हो गया, एल। और आपको पूछ ले अधिकतम ऊर्जा वाला कौन होगा, वो डिपेंड करेगा उस परमाणु के पास में कितनी कक्षाएं। अगर परमाणु के पास में 2 कक्षा है तो अंतिम कक्षा कौन सी होगी, दूसरी, वही होगी सबसे बड़ी, ऊर्जा स्तर भी वही होगा। अगर किसी परमाणु के पास में 3 कक्षा है, आपके सामने मैं बता देता हूं चित्र बना के। जैसे मैं बात करूं पहले एक कक्षा वाले परमाणु की, ये नाभिक हो गया, ये इसकी पहली कक्षा, ठीक है। और पहली कक्षा का नाम क्या हो गया, के, ठीक है। एक ही कक्षा इसके पास में। अब इसमें सबसे अधिक ऊर्जा वाला कोष भी यही है और सबसे कम ऊर्जा कोष वाला भी कोष भी यही है, सबसे कम ऊर्जा वाला। अगर मैं बात करूं के बाद में एक कक्षा और बना दी मैंने, एल। कौन सी कक्षा बना दी, एल। अब इस परमाणु के पास में सबसे कम ऊर्जा वाला कोष तो कौन सा हो गया, पहला कोष, अर्थात के। सभी परमाणुओं में सबसे कम ऊर्जा वाला कोष तो के ही होगा, क्योंकि नाभिक के पास में कौन सा होगा, शुरुआत कहां से कर रहे हैं, के से। पहली कक्षा कौन सी है, के कक्षा है, तो ये पहली कक्षा होगी के और सबसे कम ऊर्जा वाली होगी। इससे आगे बढ़ेंगे एल कक्षा, उसमें क्या होगी, ऊर्जा के की तुलना में अधिक होगी। मैं बात करूं तीसरी कक्षा की, एन बराबर 3, के एल और इसको दे दिया मैंने एम। अब यहां पर अधिकतम ऊर्जा वाला कोष कौन सा हो गया, एम हो गया। 2 कक्षाएं थी तब तो कौन सा था, ये कोष नहीं अपने पास में, केवल मान लो 2 ही कक्षाएं हैं। कितनी कक्षाएं हैं, 2। अब इसमें अधिकतम ऊर्जा वाला कोष तो कौन सा हो गया, एल, और न्यूनतम ऊर्जा वाला कोष कौन सा हो गया, के। फिर मैं बात करूं तीसरी कक्षा की, कौन सी कक्षा की, ये अपनी तीसरी कक्षा है, एम, ठीक है, थर्ड क्लास। इस थर्ड क्लास के अंदर आपको पता होगा अधिकतम, इस परमाणु में अधिकतम ऊर्जा वाला स्तर कौन सा हो गया, कोष कौन सा हो गया, अंतिम कोष कौन सा है, एम। कुल मिलाकर के किसी भी परमाणु का अधिकतम ऊर्जा वाला कोष कौन सा होगा, अंतिम कोष या अंतिम कक्षा या अंतिम ऊर्जा स्तर। जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी ऊर्जा भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। कोषों की संख्या 1 है तो ऊर्जा कम है, 2 होगी तो ऊर्जा बढ़ी, 3 होगी तो और ऊर्जा बढ़ गई, 4 होगी तो और ऊर्जा बढ़ गई। जैसे जैसे नाभिक से दूर जाते जाएंगे ऊर्जा क्या होती जाएगी, कोषों की बढ़ती जाएगी। हाँ, n बराबर 1 की जो पहली कक्षा है, n बराबर 1 अर्थात के कक्षा, उसकी ऊर्जा क्या होगी, सबसे कम। और सबसे अधिक कौन सी होगी, जिसकी बाह्यतम कक्षा अर्थात अंतिम कक्षा जो होगी, बाह्यतम का मतलब बाहर वाली कक्षा कौन सी है, ये बाह्यतम कक्षा है। अब इसकी ऊर्जा क्या होगी, सबसे अधिक। ये तो है अपना बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है। और ये हो गया अपना मैक्सवेल। कौन हो गया, मैक्सवेल आपके सामने है ही। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन, ये तो हो गया अपना बोर का परमाणु परिपथ। फिर अपन बात करते हैं, नील्स बोर ने 5वां बिंदु बताया था अपनी परिकल्पना में कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, कहने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, अर्थात तो उसका अपन वेग नहीं देकर के अपन को कोणीय संवेग बताना पड़ेगा, क्योंकि एक निश्चित कोण पर घूम रहा है, एक निश्चित ऊर्जा स्तर में, निश्चित ऊर्जा कोष में वर्ताकार पथ के अंदर घूम रहा है, अर्थात अपन उसका वेग जो है उसको किसमें बताएंगे, कोणीय संवेग में। और कोणीय संवेग होगा उसका h/2π, क्या होगा, h/2π। और उसका गुणांक देखो, पहली कक्षा के लिए तो क्या हो जाएगा, n1, n बराबर कितना हो गया, पहली कक्षा के लिए 1, दूसरी कक्षा के लिए n2 हो गया n बराबर, और तीसरी कक्षा के लिए n बराबर कितना हो गया, 3। तो पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन के लिए आपको कोणीय संवेग पूछ ली तो क्या बताओगे, h/2π, क्योंकि गुणांक करेंगे अपन, n का मान कितना, 1, और 1 को किसी भी संख्या से गुणा करो वही संख्या आने वाली है, अर्थात h/2π। और यहां पर दूसरी कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग पूछ ले तो उसको 2 से गुणा कर दो, तीसरी कक्षा के लिए पूछ ले तो 3 से गुणा कर दो, चौथी कक्षा के लिए पूछ ले तो 4 से गुणा कर दो, अर्थात h/2π का गुणांक, उसका कोणीय संवेग क्या होगा, h/2π का गुणांक। यहाँ पे मैंने n लिख दिया, n का मान मतलब कोषों की संख्या, पहली, दूसरी, तीसरी, अर्थात k, l, m, n, जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी। यहाँ पर ये h
और ये MVR क्या है, MVR का मतलब तो कोणीय संवेग होता है, ठीक है, और ये कोणीय संवेग का मान दे रखा है h/2π। तो यहाँ पर m बराबर तो क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, m बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मास, और v क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग, क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग, और r क्या है, उस जो कक्षा है उस कक्षा की क्या है, त्रिज्या, कक्षा की त्रिज्या, r बराबर क्या है, कक्षा की त्रिज्या। ये मान लो पहला ऊर्जा स्तर अपने पास में पहली कक्षा है, इस पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन का अगर कोणीय संवेग निकालना है तो अपने पास में इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होना चाहिए, इसका वेग, और साथ में इस ऊर्जा स्तर की क्या होनी चाहिए, त्रिज्या होनी चाहिए। जैसे ये MVR, m बराबर तो क्या हो गया अपने पास में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v क्या हो गया इलेक्ट्रॉन का वेग, r क्या होगी त्रिज्या, और यहाँ पर जो h दे रखा है ये h क्या है, प्लांक स्थिरांक है, क्या है, प्लांक स्थिरांक, और साथ में n बराबर आपको पता ही है क्या है, कोषों की संख्या। फिर नील्स बोर जो है उन्होंने नेक्स्ट अपनी परिकल्पना में बिंदु बताया था, निश्चित ऊर्जा वाले कक्ष में गति करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ध्यान दें, यहां मैक्सवेल ने क्या कहा था, मैक्सवेल ने कहा था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अगर वर्ताकार पथों में गति कर रहा है तो विकिरण उत्सर्जित करेगा, और विकिरण उत्सर्जित करने से उसकी ऊर्जा में क्या आएगी, कमी, और ऊर्जा में कमी आएगी। जैसे अपन भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लगातार दौड़ते दौड़ते अपनी ऊर्जा में कमी आएगी, अंत में अपन दौड़ते दौड़ते गिर जाएंगे। कब तक दौड़ेंगे, जब तक ऊर्जा है, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी आएगी, वो लास्ट में आकर के नाभिक में गिर जाना चाहिए। लेकिन नील्स बोर ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि अगर वो एक ऊर्जा स्तर में घूम रहा है, अगर अपनी निश्चित कक्षा में घूम रहा है तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप दौड़ रहे हैं, आपकी ऊर्जा में अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो आप दौड़ते रहोगे जब तक आपकी ऊर्जा में कमी नहीं होती। ऊर्जा में कमी होगी तभी आप नाभिक में गिरोगे। तो मैक्सवेल को यहीं पर इसने क्रॉस कर दिया था, किसने, नील्स बोर ने। क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है अगर अपनी निश्चित कक्षा में, एक ही कक्षा में अगर चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वो नाभिक में नहीं गिरेगा। ध्यान रखो, मैंने इन कक्षाओं को एक नाम दिया था ऊर्जा स्तर, मतलब इसकी ऊर्जा निश्चित है, इसकी ऊर्जा निश्चित है, और इसकी ऊर्जा भी क्या है, निश्चित है। मतलब यहां इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो इसकी ऊर्जा निश्चित है, अगर वो यहां गति कर रहा है तो ऊर्जा निश्चित है, यहां गति कर रहा है तो भी उसकी ऊर्जा क्या है, निश्चित है। अगर वो एक ही कक्षा में गति कर रहा है तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर वो अपनी कक्षा को छोड़ करके दूसरी कक्षा में जा रहा है, या तो नीचे की कक्षा में आ रहा है या फिर ऊपर की कक्षा में जा रहा है, तब उसकी ऊर्जा में क्या होगा, परिवर्तन होगा। निश्चित सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ करके आगे या पीछे वाली कक्षा में जाता है, क्लास में जाता है, तब उसकी ऊर्जा में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। जैसे ये तो निम्न ऊर्जा स्तर था सबसे कम वाला, और ये अपन ने बताया अंतिम कक्षा है अधिकतम ऊर्जा वाला। ये अगर यहां से यहां आ जाता है तो इसकी ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि, यहां से यहां चला गया वृद्धि, और ऊपर वाली कक्षा से इलेक्ट्रॉन कोई नीचे आ गया तो उसकी ऊर्जा में क्या आएगी, कमी आएगी। तो ये कब आएगी, जब आपको रासायनिक अभिक्रिया अपन ने पढ़ी थी 6वें पाठ में, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो परमाणु आपस में बंधित होते हैं, उनमें संयोजन होता है, परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में मैंने आपको बताया था कि सोडियम जो है वो अगर पॉजिटिव है, सोडियम का आयन धनायन है, तो उससे जैसे ही इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, और अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या हो जाएगा, धनावेश बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन निकलने पर। तो इलेक्ट्रॉन निकलता है तो दूसरा परमाणु उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में बताया था, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, दूसरा क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, जिससे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ में होती है, जिसको रेडॉक्स कहते हैं। एक ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया था। अर्थात एक परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, एक ग्रहण करेगा। ये कब होगा, जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, ऊर्जा में वृद्धि या कमी होगी। मान लो इसके पास में कोई दूसरा परमाणु है, परमाणु समूह के रूप में रहता है, अणु के रूप में रहता है, कभी भी परमाणु स्वतंत्र रूप से अकेला नहीं रहता है, परमाणु अकेला हो ही नहीं सकता, वो क्या रहेगा, या तो बहुत सारे परमाणुओं के समूह में रहेगा या अणु के रूप में। यहां पर मान लो कोई दूसरा परमाणु है, इस परमाणु से इसने क्या की, ऊर्जा ग्रहण की। यहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस इलेक्ट्रॉन ने इस परमाणु से ऊर्जा ग्रहण की, तो ग्रहण करने पर इसके पास में ऊर्जा बढ़ेगी, और ऊर्जा बढ़ने पर आपको पता ही अपने से ऊपर वाली कक्षा में जाएगा। और अगर अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन कर देता है, मान लो इसने अपनी ऊर्जा इसको दे दी दूसरे परमाणु को, तो इसकी ऊर्जा में कमी आएगी, और ऊर्जा कम होने पर आपको पता वो कहां जाएगा, नीचे वाली कक्षा में, क्योंकि इससे कम ऊर्जा स्तर वाला ये है, इससे कम ऊर्जा स्तर वाला ये है।
और यहां वाला परमाणु अगर ऊर्जा का अवशोषण करेगा तो कहां चलाएगा? ऊपर वाली कक्षा में। कहने का मतलब क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी कक्षा में घूम रहा है तो ऊर्जा का अगर अवशोषण करता है तो ऊपर वाली कक्षा में जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, और ऊर्जा का अगर उत्सर्जन कर देता है, किसी दूसरे परमाणु को ऊर्जा अपनी दे देता है, तो उसकी ऊर्जा में कमी आएगी, और कमी आने से वो कम ऊर्जा वाली कक्षा में आ जाएगा। मेन बात क्या है, फिर से सुन लेना, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का जब अवशोषण करता है तो ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ने से अपनी कक्षा को छोड़ करके ऊपर वाली अर्थात उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, और ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन अगर अपनी ऊर्जा को त्याग देता है तो ऊर्जा में कमी आएगी, ऊर्जा में कमी आने से वो कहां चलाएगा? नीचे वाली कक्षा में आ जाएगा, कम ऊर्जा वाली कक्षा में या निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। ये बात किसने बताई थी? नील्स बोर ने। निश्चित ऊर्जा वाले कक्ष में गति करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर में अगर ग्रहण करेगा तो कहां चला जाएगा? उच्च ऊर्जा स्तर में, और ऊर्जा का अगर उत्सर्जन कर देता है तो कहां आ जाएगा? निम्न ऊर्जा स्तर में। मतलब कहने का कम ऊर्जा वाली कक्षा में आ जाएगा। ऊर्जा के अवशोषण व उत्सर्जन से रेखीय स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। जैसे ही कोई, ये मान लो आपके सामने मैंने दो कक्षाओं का एक परमाणु बना दिया, ठीक है, और ये यहां पर अपने पास में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन मान लो ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है या ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहा है, तो ये क्या बनाएगा? स्पेक्ट्रम बनाता है। क्या बनाता है? स्पेक्ट्रम बनाता है। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हुआ? जैसे ये ऊर्जा ग्रहण करेगा या त्यागेगा तो एक निश्चित रेखीय क्रम बनाता है, रेखीय स्पेक्ट्रम का निर्माण करता है। ये चीज मैं आपको डिटेल से चित्र बना के समझाता हूं, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की कक्षा में अपन बताते हैं इसको। हाँ, तो देखो मैं बता रहा था, नील्स बोर ने बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो नीचे वाली कक्षा में निम्न ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। क्या करता है? उत्सर्जन। मतलब ये ऊर्जा बाहर त्याग रहा है, तीर का निशान किधर है? बाहर की तरफ है। ऊर्जा को क्या कर रहा है? उत्सर्जित कर रहा है। तो ऊर्जा उत्सर्जित करने से ये कहां आ जाएगा? निम्न ऊर्जा स्तर में, मतलब नीचे वाली कक्षा में आ जाएगा। ये उच्च ऊर्जा स्तर वाली है, ये निम्न ऊर्जा स्तर वाली है, इस कक्षा के अंदर आ जाता है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है, तीर का निशान अंदर की तरफ है, और ये स्पेक्ट्रम, ये क्या कर रहा है? अवशोषण कर रहा है। क्या कर रहा है? अवशोषण, ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है। तो ये ऊर्जा का अवशोषण करेगा तो ऊर्जा अधिक होगी, और ऊर्जा अधिक होने से कहां चला जाएगा? ऊपर वाली कक्षा में, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। देखो ये दोनों तो है निम्न ऊर्जा स्तर। कौन से हैं? निम्न ऊर्जा स्तर। और ये दोनों क्या है? बड़े वाले, ये हैं उच्च ऊर्जा स्तर, ठीक है। ये निम्न ऊर्जा स्तर हैं अंदर वाले, और बाहर वाले क्या है? ऊपर वाले, बड़े वाले उच्च ऊर्जा स्तर है। ये है अपना K, ये है L, ये है K, और ये क्या है? L, ठीक है। यहां कोषों की संख्या 1, कोषों की संख्या 2, कोष की संख्या 1, कोष नंबर 2। जब किसी कक्षा में गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, अपनी ऊर्जा को त्याग देगा, तो वो कहां आ जाएगा? अपने से नीचे वाली कक्षा में, निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है, देखो ये इलेक्ट्रॉन, तीर का निशान अंदर की तरफ है, ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है, तो अवशोषण करने से, ग्रहण करने से ऊर्जा बढ़ेगी, और ऊर्जा बढ़ने से ये कहां चला जाएगा? ऊपर वाली कक्षा में, अर्थात उच्च ऊर्जा, ज्यादा ऊर्जा वाली कक्षा में चला जाता है। ये है। और साथ में ये ध्यान रखें, ये इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा का उत्सर्जन करता है या अवशोषण करता है तो रेखीय स्पेक्ट्रम बनाता है। ये क्या है? रेखीय स्पेक्ट्रम, रेखीय स्पेक्ट्रम का निर्माण करता है। चित्र बना लीजिए आप रफ कॉपी के अंदर। हाँ देखो, अब बात करते हैं बोर मॉडल के परमाणु प्रतिरूप की कमियां। देखो कमियां रह जाती है, सभी में, अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों में रह जाती है, मेरे में भी अगर कमियां रह जाती है तो आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। कमियां सब में होती है, निकालने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो बोर मॉडल की कमियों की अगर अपन बात करें तो बोर मॉडल ने जो अपना प्रतिरूप दिया था परमाणु के बारे में, उसमें पहली कमी थी कि जो अधिक इलेक्ट्रॉन वाले ऊर्जा स्तर हैं या अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु हैं, उनके लिए ये बोर का मॉडल सत्य साबित नहीं होता है, स्पष्ट नहीं कर पाता है। पहली कमी क्या थी? अधिक
इलेक्ट्रॉन वाले जो परमाणु थे, अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के बारे में नहीं समझा जा सकता। किससे? नील्स बोर के परमाणु प्रतिरूप से। मतलब अगर किसी परमाणु के पास में इलेक्ट्रॉन अगर बहुत ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों जाएगा, क्यों अंदर आएगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, कौन सा आएगा, है ना। उनमें इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण भी होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे ऊर्जा ग्रहण करेंगे, कैसे ऊर्जा त्यागेंगे, इसके बारे में वो नहीं समझा पाया, जिसमें इलेक्ट्रॉन अधिक हो। दूसरी इसकी कमी रह गई थी, जो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जित करते समय रेखीय स्पेक्ट्रम बनाता है, मतलब एक रास्ता बनाता है इलेक्ट्रॉन। तो वो रेखीय स्पेक्ट्रम जो था, रेखीय स्पेक्ट्रम जो था, रेखीय स्पेक्ट्रम एक से अधिक लाइनों में बटा हुआ था, एक से अधिक लाइनों में बटा हुआ था। अर्थात जो रेखीय स्पेक्ट्रम था, उस स्पेक्ट्रम को देखने पर पता चला, मतलब इलेक्ट्रॉन जो था, उस इलेक्ट्रॉन ने जो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करके अपनी कक्षा को छोड़ करके दूसरी कक्षा में गया, तो वो स्पेक्ट्रम का निर्माण करता जाते समय आते समय। तो उस स्पेक्ट्रम को उच्च भेदन क्षमता वाले यंत्रों से देखने पर, उच्च भेदन का मतलब बहुत ज्यादा गहराई तक जूम करके दिखाने वाले यंत्र, उन यंत्रों से देखने पर पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन ने स्पेक्ट्रम बनाया था, वो स्पेक्ट्रम जो था वो एक से अधिक लाइनों में विभक्त था, टूटा हुआ था। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक रेखा के रूप में नहीं गया था, इलेक्ट्रॉन चला, उड़ा, चला, फिर गायब हुआ, चला, फिर गायब हुआ, ऐसे अलग अलग लाइनों में बटा हुआ था रेखीय स्पेक्ट्रम। ये क्यों बटा हुआ था, इसके बारे में भी नील्स बोर नहीं समझा पाया था। चौथी और बहुत ही मोस्ट कमी थी इनके परमाणु मॉडल में, तीसरी और मोस्ट कमी इनके परमाणु मॉडल में ये थी कि इन्होंने ये नहीं बताया कि परमाणु किस प्रकार रासायनिक संयोजन करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। मैंने आपको बताया था कि परमाणु जो है वो दूसरे परमाणु से ऊर्जा लेगा, उसको ऊर्जा देगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे या इलेक्ट्रॉन आएंगे, उच्च ऊर्जा स्तर में जाएंगे, निम्न ऊर्जा स्तर में जाएंगे। तो कब? जब उनके पास में दूसरा परमाणु होगा। तो ये परमाणु जो है आपस में रासायनिक संयोग करके जो यौगिक बनाते हैं, उनके बारे में ये नहीं समझा पाए थे। परमाणु के रासायनिक संयोग से अणु का बनना नहीं समझा पाए। कौन? नील्स बोर। ये 3 कमियां नील्स बोर की। आगे अपन पढ़ेंगे वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण। किनका वर्गीकरण? तत्वों का। देखो ये पाठ अपने जो था, इसमें पाठ चैप्टर का नाम था परमाणु मॉडल, है ना, परमाणु सिद्धांत और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और उनके गुणधर्म। तो अपन इन तत्वों का वर्गीकरण करते हैं। वर्तमान समय में आपको पता होगा आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। कितने? 118। हालांकि उसमें बहुत सारे तत्व जो है उनमें से मनुष्य के द्वारा बनाए हुए तत्व भी हैं, ठीक है ना। ध्यान रहे, वर्गीकरण करना तत्वों का क्यों आवश्यक हुआ, उनका वर्गीकरण क्यों करना पड़ा, है ना। अगर आपको कोई पूछ ले कि तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया, मैं आपको पूछ लूं कि मनुष्य जो प्राणी है, समाज जो है, इनमें अलग अलग जातियों में विभक्त क्यों करना पड़ा, वर्गीकरण क्यों करना पड़ा? क्योंकि किसी विशेष जाति का कार्य जानने के लिए, उस विशेष जाति के गुण जानने के लिए कि इस जाति के क्या कार्य होते हैं, इसका क्या गुण होता है ना। या मान लो किसी मानव समुदाय के अलग अलग जैसे समूह बना दिए गए, उन समूह को अलग अलग कार्य दे दिया जाता है, उनका काम सबका अलग अलग होता है ना। तो इन तत्वों का भी गुणधर्म पता करने के लिए देखो 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 118 तत्व।
इन 118 तत्वों को अलग अलग याद रखना, इन तत्वों के अलग अलग गुणों को याद रखना, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी ग्रहण करना, ये एक बहुत ही कठिन काम हो जाता है पूरे 118 तत्वों के बारे में जानने के लिए। इसलिए इन तत्वों को एक व्यवस्थित सारणी में व्यवस्थित करने की आवश्यकता हुई। मतलब इनके गुणों के बारे में जानने के लिए, इनके गुणों के बारे में, इनके आकार ये किस प्रकार के होते हैं, इसलिए जानने के लिए इनका क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया। और वर्गीकरण का चैप्टर प्रारंभ करेंगे अपन कल से। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं नई कक्षा के साथ।